हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जीव और समष्टियाँ क्या होती हैं। ये करके क्या करती हैं, एक पारितंत्र का निर्माण करती हैं। और पारितंत्र क्या होता है, ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इसमें हम लोग देखेंगे जैविक और अजैविक घटक क्या होते हैं। साथ में हम लोग पढ़ेंगे कि पारस्परिक क्रियाएं क्या होती हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि उनमें से अति लघु और लघु क्वेश्चन बन जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि पारितंत्र क्या होता है। इसे इंग्लिश में कहते हैं इकोसिस्टम। ये दो घटकों से मिलकर बना होता है। पारितंत्र में दो घटक होते हैं। कौन कौन से घटक होते हैं, जैविक और अजैविक घटक। मतलब पारितंत्र का निर्माण जैविक और अजैविक घटक के मिलने से होता है। देखिए जैविक घटक क्या होते हैं। जैविक से समझ में आ रहा होगा जहाँ पे पेड़ पौधे या जीव जंतु हों। अजैविक मतलब अनुपस्थित, जिसमें पेड़ पौधे जीव जंतु ना हो। जैविक घटक में वो जीव आते हैं जो कि सजीव होते हैं, और अजैविक घटक में क्या होते हैं, निर्जीव चीज़ें होती हैं, उसे कहते हैं अजैविक घटक। जैविक घटक को कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट और अजैविक घटक को कहते हैं एबायोटिक कंपोनेंट। जैविक घटक में सजीव जीव आते हैं। सजीव कौन होते हैं, पेड़ पौधे जीव जंतु, और जितने भी छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं वो सब जैविक घटक में आते हैं। और अजैविक घटक में आती हैं नॉन लिविंग। कौन कौन से हो गए इसमें, जैसे जलवायुवीय कारक। जलवायुवीय कारक मतलब जो हम लोग का वातावरण है उसमें सर्दी गर्मी बरसात धूप ये सब आती है, मिट्टी हो गई जल हो गया, ये सब क्या है, हमारे अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। ये निर्जीव हैं। क्या आपने कभी देखा है ये जो टेम्परेचर है वो खाना खा रहा है पानी पी रहा है, ऐसे तो कुछ भी नहीं देखा ना आपने। तो ये सब क्या है, निर्जीव हैं। टेम्परेचर, एयर हो गई, जो विंड होती है मतलब तापमान, वायु, प्रकाश जल मिट्टी आदि, ये सब किस में आते हैं, हमारे अजैविक घटक में आते हैं। तो पारितंत्र का निर्माण जैविक और अजैविक घटक के मिलने से होता है। अब देखिए हम लोग देखेंगे पारितंत्र का निर्माण कैसे होता है। देखिए पारिस्थितिकी जो होती है मतलब जो पर्यावरण है, ठीक है। पारिस्थितिकी में कितने स्तर होते हैं, 4 जैविक स्तर होते हैं। मतलब 4। एनसीईआरटी में पारितंत्र का नाम नहीं दिया गया, डायरेक्ट जीवोम दिया गया, ठीक है। तो मैंने यहाँ 5 लिख दिए हैं, लेकिन एनसीईआरटी में देखिए अदर बुक आप लोग देखेंगे तो उसमें 5 घटक दिए गए होंगे, और एनसीईआरटी में केवल 4 दिए हैं। तो आप लोग ये भी याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए कई सारे जीव मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, समष्टि। समष्टि को कहते हैं जनसंख्या, ठीक है। पिछले चैप्टर में मैंने पढ़ाया था जैव विविधता और संरक्षण में, उसमें भी मैंने ये बताया था। समष्टि क्या होती है, जनसंख्या। जनसंख्या मिलेगी तो क्या बनता है, ग्रुप बनता है, जिसे कहते हैं समुदाय। जब समुदाय मिलते हैं तो क्या बनता है, पारितंत्र। और पारितंत्र मिलता है तो क्या बन जाता है, जीवों का निर्माण हो जाता है। देखिए जीव को क्या कहते हैं, ऑर्गेनिज्म। जीव जैसे हम लोग हो गए, ठीक है, मानव हो गए, मनुष्य जो हैं वो मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, समष्टि का निर्माण करेंगे। हम लोग क्या हैं, जीव में ही तो आते हैं। तो हम लोग क्या हैं, जीव। जब मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, एक जनसंख्या बनाएंगे, और इस जनसंख्या में केवल एक ही जाति के जीव होते हैं। जैसे मानव की जाति अलग है, ठीक है, और जानवर अलग हो गए, पेड़ पौधे अलग हो गए, जितने भी छोटे छोटे जीव जंतु वो अलग जाति के हो गए। तो समष्टि जो होती है जिसे कहते हैं पॉपुलेशन, उसमें केवल एक ही जाति के जीव होते हैं। जैसे मानव हो गया, उसकी जनसंख्या, मानव की जनसंख्या। अब मनुष्य की जनसंख्या होगी, जानवरों की जनसंख्या होगी, पेड़ पौधों की जनसंख्या होगी, मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, समुदाय का निर्माण करते हैं। मतलब जो समुदाय होते हैं उसमें भिन्न भिन्न जाति के जीव उपस्थित होते हैं। समुदाय बना, ग्रुप बन गया जिसे कहते हैं। अब ग्रुप बना तो क्या होगा, पारितंत्र। अब इस पारितंत्र में आप लोग अपने ही आसपास के वातावरण में देखते होंगे कि वहाँ पर क्या है, पेड़ पौधे हैं, छोटे छोटे जीव जंतु हैं, जानवर हैं, और आप लोग भी हैं, मतलब मनुष्य भी हैं। तो ये क्या है, एक पूरा पारितंत्र है, इसे क्या कहते हैं, पारितंत्र। और यही पारितंत्र मिलता है तो क्या बनाता है, जीवों का निर्माण करता है। अब देखिए हम लोग पढ़ने वाले हैं अजैविक कारक क्या होते हैं। अजैविक कारक क्या होते हैं, ए बायोटिक कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। देखिए ए बायोटिक कंपोनेंट में क्या, तापमान वायु प्रकाश जल मिट्टी ये सब होते हैं, लेकिन सब
देखिए तापमान के बिना कोई भी जीवन संभव नहीं है, ये तो हम लोग को पता है। लेकिन जो एंजाइम होते हैं, देखिए एंजाइम टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करते हैं। एंजाइम जो होते हैं वो एक विशेष टेम्परेचर पर काम करते हैं। अगर देखिए टेम्परेचर ज़्यादा होता है या कम होता है तो एंजाइम काम करना बंद कर देते हैं। टेम्परेचर के ज़्यादा होने से और कम होने से एंजाइम जो होते हैं काम करना बंद कर देते हैं। देखिए टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ा, ठीक है, यहाँ पे आगे बढ़ गया, अब यहाँ कांस्टेंट हो गया, मतलब इसके आगे नहीं बढ़ेगा। अब ये टेम्परेचर फिर से गिर गया, तो टेम्परेचर के बढ़ने से या कम होने से एंजाइम काम करना बंद कर देते हैं, मतलब एक स्पेसिफिक एक विशेष टेम्परेचर पर ही काम करते हैं। जैसे मैंने बताया कि अगर यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे आके हो गया और 100 डिग्री सेल्सियस पे काम नहीं करते हैं, मैंने मान लिया कि 40 डिग्री सेल्सियस पे काम करेंगे और यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस हो गया तो 100 डिग्री सेल्सियस पे काम करना बंद कर देंगे। ये 40 डिग्री पे काम कर रहे हैं और 100 बढ़ गया तो काम करना बंद कर देंगे। और 40 पे काम कर रहे थे और ये टेम्परेचर और घट गया, पता चले 20 डिग्री सेल्सियस हो गया तो 20 डिग्री सेल्सियस या 10 डिग्री सेल्सियस 15, तो इन पर काम करना बंद कर देते हैं। एंजाइम जो होते हैं एक विशेष तापमान पर काम करते हैं, इसके कम होने से या ज़्यादा होने से एंजाइम काम करना बंद हो जाते हैं। अब देखिए ये जो हमारी अर्थ है, अर्थ के बीच में एक रेखा होती है जिसे हम लोग कहते हैं भूमध्य रेखा। इस रेखा में जितने भी क्षेत्र आते हैं उन्हें हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, मतलब यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। और देखिए भूमध्य रेखा से नीचे की तरफ जाते हैं और ऊपर की तरफ जाते हैं। भूमध्य रेखा से दूर जाने पर टेम्परेचर क्या हो जाता है, धीरे धीरे कम होता जाता है। तो जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ पर प्रजनन, ग्रोथ, हर चीज़ क्या होती है, ज़्यादा होती है। पौधे आसानी से क्या करते हैं, ग्रो कर लेते हैं अपने आप को, प्रजनन करेंगे, मतलब जीवन की सारी क्रियाएँ करते हैं। लेकिन जहाँ पर टेम्परेचर कम होता है तो वहाँ पर जीवन भी बहुत कम होता है, मतलब यहाँ पर जो जीव होते हैं वो बहुत कम पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर जो पॉइंट होते हैं इन्हें हम लोग कहते हैं भूमध्य रेखा से ऊपर जाने पर, भूमध्य रेखा के ऊपर जाएं या नीचे जाएं, यहाँ पर होते हैं ध्रुवीय क्षेत्र, इन्हें कहते हैं इंग्लिश में पोलर रीजन। यहाँ पर क्या होती है, टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा कम होता है, पर सनलाइट नहीं पहुँच पाती, जिसकी वजह से यहाँ पर जैव विविधता बहुत कम होती है। जैव विविधता मतलब पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये बहुत कम पाए जाते हैं। और जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ पर बहुत सारे जीव पाए जाते हैं। लिखा है पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर तापमान जो होता है सबसे ज़्यादा होता है और इन क्षेत्रों को कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। भूमध्य रेखा से ऊपर जाने पर या नीचे जाने पर तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता जाता है। अब देखिए तापमान के आधार पर दो प्रकार के जीव देखे जाते हैं। ऐसे जीव जो कि हाई टेम्परेचर में अपने आप को इतना सक्षम बना लेते हैं कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो तो वो वहाँ पर रह सकते हैं, ठीक है, तो इन्हें कहते हैं यूरीथर्मल जीव। और दूसरे होते हैं स्टीनोथर्मल ऑर्गेनिज्म, स्टीनोथर्मल जीव। ऐसे जीव जो अधिक तापमान पर अपने आप को सहनशील बना लेते हैं या रह सकते हैं उन्हें हम कहते हैं यूरीथर्मल जीव। ये अधिक तापमान में रह सकते हैं, जैसे कि ह्यूमन हो गए, जानवर हो गए, जीव जंतु हो गए, ये अधिक तापमान में रह सकते हैं। ह्यूमन, हम लोग अधिक टेम्परेचर में रहते कि नहीं। अब कह दूँ कैसे मैम अधिक टेम्परेचर, अगर आप लोग बर्फीली एरिया की बात कर लो, वहाँ पर क्या होता है, बहुत कम टेम्परेचर होता है। जहाँ बर्फ़ होती है वहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, बहुत कम होता है। तो वहाँ पर जब सनलाइट नहीं जाएगी तो टेम्परेचर भी कम है, इसकी वजह से वहाँ पर बर्फ़ ज़्यादा है। तो वहाँ पर क्या होता है, ठंडा मौसम होता है। तो जहाँ ठंडा मौसम होता है तो वहाँ पर बहुत कम जीव पाए जाते हैं। वो सिर्फ ठंडे एरिया में, मतलब ठंडे क्षेत्रों में रहते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं स्टीनोथर्मल जीव। ऐसे जीव जो अधिक तापमान में नहीं रह सकते हैं, वो कम तापमान में रहते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं स्टीनोथर्मल जीव। एग्जाम्पल में है सील हो गया, व्हेल हो गया, स्तनधारी हो गए, ये सब क्या होते हैं, स्टीनोथर्मल, ये ठंडे क्षेत्र में पाए जाते हैं। सील को तो देखा होगा आपने, सील को तो देखा ही होगा आप लोगों ने, पेंगुइन को भी देखा होगा, वो ठंडे क्षेत्रों में ही देखने को मिलती हैं। पोलर बियर जिसे कहते हैं ध्रुवी भालू हो गए। अब हम लोग बात करते हैं कि अजैविक घटक में पहला था टेम्परेचर, सेकंड है वाटर। वाटर जो जल जो है वो मानव के जीवन में या सभी जीव जंतु के जीवन में उसका क्या महत्व है। तो देखिए जो जल है वो जीवन को प्रभावित करने वाला प्रमुख अजैविक कारक है। सबसे प्रमुख तो तापमान था, सेकंड प्रमुख कौन है, जल होता है। जल जो होता है जीवन को प्रभावित करने वाला अजैविक कारक होता है। पृथ्वी पर कितना परसेंट वाटर पाया जाता है, पृथ्वी पर टोटल 70% वाटर पाया जाता है, जो कि पौधों की उत्पादकता के लिए आवश्यक होता है। अब उत्पादकता क्या होती है, उत्पादकता का मतलब क्या होता है, पौधा है उसे बड़ा होना है, तो बड़े होने के लिए क्या चाहिए, खाना पानी, खाना खाएगा, पानी पिएगा, तो यही क्या होती है, उत्पादकता। पृथ्वी पर 70% वाटर उपस्थित होता है। ये जल जो होता है पौधों की उत्पादकता के लिए आवश्यकता होता है। कैसे करेगा ये उत्पादकता, देखिए भोजन बनाएगा ना, तो भोजन में क्या होगी, CO2 को
CO2 को कौन छोड़ेगा? ह्यूमन हो गए, जानवर हो गए, वो क्या करेंगे? CO2 गैस को छोड़ेंगे। तो इस CO2 गैस का उपयोग कौन कर लेते हैं? प्लांट कर लेते हैं। और नीचे से जब इन जड़ों में क्या होता है, यहाँ पर नीचे पानी होता है, तो ये जड़ें क्या हैं, पानी को अब्जॉर्ब करेंगी और पौधे की ऊपरी भाग तक पहुँचा देती हैं। तो जब यहाँ पर क्या आ गया, पानी, और बाहर से क्या ले ली, CO2, तो दोनों मिलेंगे और प्रकाश तो आता ही रहता है, प्रकाश की उपस्थिति में अब ये क्या करेंगे, अपने भोजन का निर्माण कर लेते हैं। तो पौधे के भोजन को हम लोग कहते हैं ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट। क्या कहते हैं? ग्लूकोज। ये किसका फॉर्मूला है? C6H12O6। ये है ग्लूकोज का फॉर्मूला। यही जो ग्लूकोज होता है, इसे ही हम लोग कहते हैं पौधों का भोजन। पौधे CO2 और पानी को लेते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं, भोजन बना लेते हैं। भोजन बनाएंगे लेकिन साथ में कर क्या रहे हैं, ऑक्सीजन गैस छोड़ रहे हैं। इस ऑक्सीजन का उपयोग कौन करता है? पृथ्वी पर जितने भी समस्त जीवधारी हैं इसका उपयोग कर लेते हैं। देखिए अजैविक कारक में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? तापमान पढ़ा था, दूसरा क्या है, जल। ये दोनों पॉइंट हम लोग देख लिए हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, देखिए कुछ ऐसे भी पेड़ पौधे होते हैं जो अपने आप को सहनशील बना लेते हैं कि अगर उन्हें कम पानी मिल रहा है तो भी उसमें वो सक्षम रह सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। वाष्पोत्सर्जन मतलब वाष्प का उत्सर्जन, और वाष्प क्या है? एक पानी है। वाष्प क्या होती है? पानी होती है। तो देखिए ये कोई प्लांट बनाया मैंने, ये रूट्स हैं, ये लीफ है, ये स्टेम है, ये तना है, ये पत्ती है, ये जड़ें हैं। तो जड़ें क्या करेंगी? पानी को एब्जॉर्ब करती हैं, अवशोषित करती हैं, और कहाँ पहुँचा देती हैं? पौधे के ऊपरी भागों में पहुँचा देती हैं। यहाँ से जड़ों ने पानी को लिया और क्या कर दिया? पत्तियों में ऊपर पहुँचा दिया। अब ये जो पत्तियाँ होती हैं, इन पत्तियों में पाए जाते हैं छोटे छोटे छेद। पत्तियों में क्या होते हैं? छोटे छोटे छेद। इन छेदों को हम लोग कहते हैं रंध्र। क्या कहते हैं? रंध्र। रंध्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टोमेटा। क्या कहते हैं? स्टोमेटा। ये रंध्र क्या करते हैं? गैसों का आदान प्रदान करते हैं। गैसों का आदान प्रदान करते हैं। कौन कौन सी गैसें हैं? ऑक्सीजन और CO2। मतलब ये CO2 को लेंगे और ऑक्सीजन को बाहर निकालेंगे। यही क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान। अब ये जो छिद्र हैं और इनका काम क्या है? जब ये जो सनलाइट पड़ती है, मतलब सूर्य का प्रकाश इन पौधों पर पड़ता है तो ये रंध्र खुल जाते हैं। जब सूर्य का प्रकाश इन पौधों पर पड़ता है तो पत्तियों में उपस्थित जो रंध्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र खुल जाते हैं। छोटे छोटे छिद्र जो हैं वो खुल जाते हैं। खुलने से क्या होगा? ये CO2 को बाहर निकालेंगे, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। मतलब O2 और CO2 का आदान प्रदान करते हैं। साथ में ये क्या करते हैं? जब ये छिद्र खुल जाते हैं तो जल की हानि करते हैं। क्या करते हैं? जल की हानि। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, कपड़े कभी आप लोग धुलते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी कपड़े धुल के देखा होगा, कभी भी कपड़े धुले होंगे, उसको टांग देते हैं हम लोग सूर्य के प्रकाश में बाहर, तो क्या होता है? वो सूख जाते हैं। सूख जाने का मतलब उसका क्या हुआ? वाष्पोत्सर्जन हुआ। मतलब कपड़ों में जितना भी पानी था वो वाष्प के रूप में ऊपर उड़ गया। इसे ही कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। मतलब जल की हानि हो गई, कपड़ों से पानी निकल गया और कपड़े सूख गए। मतलब कपड़ों से पानी निकल गया, इसका मतलब क्या? जल की हानि हुई। इसे ही हम लोग कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। देखिए ये पौधा है, पौधे ने क्या किया? नीचे जड़ों से पानी लिया, ये कहाँ गया? पौधे के ऊपरी भाग में पहुँच गया। अब ये जो पत्तियाँ होती हैं, तना होते हैं, इनमें क्या होते हैं? छोटे छोटे छेद। इन छेदों को कहते हैं रंध्र, इंग्लिश में स्टोमेटा कहते हैं। ये रंध्र क्या करते हैं? ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान करते हैं, साथ में जल की हानि करते हैं। जल की हानि कैसे करेंगे? जब सनलाइट पौधों पे पड़ती है तो ये देखिए पानी कहाँ गया? तो पत्तियों में आ गया, यहाँ पर इकट्ठा हो गया। जब सनलाइट पड़ती है तो पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र जो होते हैं वो तो पत्तियों में जो छोटे छोटे छेद होते हैं ये खुल जाते हैं और ये गैसों का आदान प्रदान करने लगते हैं। साथ में जब ये छेद खुलते हैं तो पत्तियों में क्या था? पहले से पानी था, तो अब ये पानी धीरे धीरे क्या होगा? बाहर निकलने लगता है वाष्प के रूप में। इसे ही हम लोग कहते हैं जल की हानि। अब ये देखिए कि मरुस्थल में कौन से पौधे हैं जो अपने आप को सहनशील बना लेते हैं उस वातावरण में रहने के लिए। रेगिस्तान में पाए जाने वाले पेड़ जो होते हैं वो कम पानी में कैसे रह सकते हैं? कम पानी, हमारे आसपास जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो तो आसानी से क्या कर लेते हैं? पानी को अवशोषित कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग के हर जगह क्या है? पानी। लेकिन रेगिस्तान में सबको पता है कि रेगिस्तान में पानी की हमेशा कमी होती है। तो जब पानी की कमी है तो वहाँ पर वो कैसे रह सकते हैं? देखिए सबसे पहले एक वर्ड आता है अनुकूलन। अनुकूलन का मतलब होता है कोई भी जीव किसी भी क्षेत्र में रहने के लिए अपने आप को सहनशील बना लेता है, उसे ही कहते हैं अनुकूलन। कोई भी जीव किसी भी क्षेत्र में रहने के लिए अपने आप को क्या कर लेता? उस क्षेत्र के हिसाब से सक्षम बना लेता है, उसे ही हम लोग कहते हैं अनुकूलन। हम लोग हमेशा पढ़ाई के लिए नौटंकी करते रहते हैं, हमेशा ये मेरे पास ये कमी थी, वो कमी थी, ये पढ़ने के लिए मतलब अच्छी अच्छी किताबें नहीं हैं, खाने के लिए पीने के लिए नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं? हमेशा कमियां निकालते हैं। तो हम लोग को ये करना चाहिए कि दूसरों में कमियां ना निकाल करके खुद को ऐसा बना लो
कि हम लोग उसी चीज़ में अनुकूलित हो जाएं, मतलब उस चीज़ के लिए अडेप्ट हो जाएं। तो यही पौधों ने क्या किया कि रेगिस्तान की कमी को नहीं देखा, इन्होंने अपनी कमी को सुधारा। अगर ये चाहते तो कहते कि रेगिस्तान में तो पानी कम है तो हम यहाँ पर नहीं रह सकते, लेकिन इन्होंने अपनी कमी को सुधारा और ये कम पानी में ही जिंदा रहने लगे। तो इन्होंने क्या किया कि अपनी जड़ों को बहुत दूर दूर तक फैला दिया, मतलब इनकी जड़ें जो होती हैं बहुत दूर दूर तक फैली होती हैं, लंबी लंबी होती हैं। साथ में यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। अगर देखिए ज़्यादा धूप होती है तो आप लोग कभी भी कपड़े धुल के डालेंगे तो 10-15 मिनट में सूख जाते हैं। वहीं अगर कम टेम्परेचर होगा तो क्या होगा, कपड़े देर में सूखेंगे। ज़्यादा टेम्परेचर पे क्या होती है, वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा हानि होती है। तो रेगिस्तान में टेम्परेचर ज़्यादा होता है और पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होता है, पानी इनको मिल नहीं रहा और वाष्पोत्सर्जन हानि ज़्यादा हो रही। तो ये अपने आप को कैसे इस वातावरण में ढाल सकते थे, तो इन्होंने क्या किया कि इनकी पौधों की जड़ें जो होती हैं दूर दूर तक फैली होती हैं, लंबी होती हैं। और इन्होंने जल की हानि को रोकने के लिए पत्तियाँ जो हैं, अब इन पत्तियों ने कांटों का रूप ले लिया, पत्तियाँ कांटों के रूप में बदल गई। और पत्तियाँ जो हैं जल की हानि को रोकने के लिए कांटों में बदल गई। इनके जो रंध्र हैं वो धंसे हुए होते हैं और इनका जो तना होता है मोटा होता है, मांसल होता है, चपटा होता है। और पत्तियों पर एक मोटी क्यूटिकल की परत होती है। पत्तियों पर मोटी क्यूटिकल की परत इसलिए होती है जिससे पानी की हानि ना हो, मतलब वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा ना हो। देखिए जो पत्तियाँ होती हैं उनके सबसे बाहरी आवरण को क्या कहते हैं, बाह्य त्वचा। क्या कहते हैं, बाह्य त्वचा। लेकिन जो मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे होते हैं इनकी बाह्य त्वचा पर एक मोम का एक मोटा सा आवरण होता है, इसे ही हम लोग कहते हैं क्यूटिकल का आवरण। इस क्यूटिकल के आवरण से वाष्पोत्सर्जन हानि बहुत कम होती है। जिन भी पौधों में कांटे होते हैं तो आप लोग समझ जाना वो क्या होते हैं, मरुस्थलीय पौधे होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे समष्टि के अंतर्गत पारस्परिक क्रियाएं। पारस्परिक क्रियाओं का मतलब क्या होता है, पारस्पर मतलब परस्पर, परस्पर मतलब साथ में, मतलब दो जीवों के बीच का संबंध। दो जीवों के बीच का जो संबंध होता है उसे कहते हैं पारस्परिक संबंध। और इन जीवों के बीच में जो क्रियाएं होती हैं उन्हें हम लोग कहते हैं पारस्परिक क्रियाएं। खैर अब इसकी तो डिफिनेशन पूछी नहीं जाती है, लेकिन ये जो धनात्मक और ऋणात्मक पारस्परिक क्रियाएं होती हैं इनके अंदर जो हेडिंग है ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं यूपी बोर्ड में, अति लघु या लघु क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। तो चलो हम लोग पढ़ते हैं कि जो धनात्मक पारस्परिक क्रियाएं क्या होती हैं और ऋणात्मक पारस्परिक क्रियाएं। धनात्मक में क्या आता है, सहजीविता या सहजीवन। क्या आता है, सहजीविता या सहजीवन। और स्पर्धा में क्या आती है, और ऋणात्मक पारस्परिक क्रियाओं में आती है स्पर्धा जिसे कहते हैं कंपटीशन, परभक्षण जिसे कहते हैं प्रिडेशन, और आती परिजीविता, परजीविता। और देखिए धनात्मक जो होता है, धनात्मक पारस्परिक क्रियाएं, इसमें क्या आती है, सहजीविता। अब ये जो सहजीविता होती है इसके अंतर्गत भी क्या आता है, इस सहजीविता के अंदर आता है सहोपकारिता, सहभोजिता और आद्य सहयोग। देखिए आद्य सहयोग बुक में नहीं है तो आप लोगों को ये नहीं पढ़ना, मैंने बस लिख दिया था क्योंकि अदर बुक में ये लिखा रहता है। तो सहजीविता में हम लोग पढ़ेंगे सहोपकारिता और सहभोजिता क्या होती है। अब देखिए जो धनात्मक पारस्परिक क्रियाएं होती हैं जिसे कहते हैं सहजीवन, सहजीवन, सहजीवन को इंग्लिश में कहते हैं एमेंसिलिज्म। तो सह मतलब साथ में, जीवन मतलब जीवन व्यतीत करें, साथ में जीवन व्यतीत करें। सहजीवन या सहजीविता जो होती है एक पारस्परिक संबंध होता है जिसमें दो या दो से अधिक जीव जो हैं वो एक दूसरे के साथ रहते हैं, जिसमें एक जीव को या तो लाभ होगा या तो दोनों ही जीव को लाभ होता है, उसे ही हम लोग कहते हैं सहजीवन। दो जीवों के बीच का ऐसा संबंध जिसमें एक लाभ होगा या दोनों ही जीव को लाभ होता है, इसे ही हम लोग कहते हैं सहजीविता। अब ये जो सहजीविता होती है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एनसीईआरटी में नहीं है तो आप लोग लिखेंगे, इसको 2 भागों में बांटा गया। एक होती है सहोपकारिता, सेकंड होता है सहभोजिता, सहोपकारिता और सहभोजिता। देखिए सहोपकारिता क्या होती है, इसे कहते हैं म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म आप लोगों को याद करना है, इंग्लिश वर्ड है ये, लेकिन हिंदी में लिख के आता है म्यूचुअलिज्म, तो आप लोग फिर कहेंगे मैंने तो सहोपकारिता याद किया और म्यूचुअलिज्म हिंदी में लिख के आया, तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे, इसलिए आप लोग को इंग्लिश भी याद करनी है, ठीक है। देखिए सहोपकारिता क्या होती है ये आप लोग को समझना है। दो जीवों के बीच का ऐसा संबंध जिसमें दोनों जीवों को लाभ होता है, सहोपकारिता। दो जीवों के बीच का ऐसा संबंध जिसमें दोनों ही जीवों को लाभ पहुंचता है, इसे ही हम लोग कहते हैं सहोपकारिता। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, सहोपकारिता। उदाहरण में है लाइकेन, एग्जाम्पल में क्या है लाइकेन। लाइकेन में देखिए क्या होता है, लाइकेन जो है शैवाल और कवक
से बना होता है। लाइकेन शैवाल और कवक से बना होता है। देखिए लाइकेन ऐसे दिखता नहीं, मैंने सिर्फ ऐसे समझने के लिए बनाया है। ये लाइकेन जो होता है, लाइकेन की ऊपरी सतह पर क्या होती है, शैवाल। और ये शैवाल कैसी होती हैं, हरी होती हैं, ब्लू होती हैं। और ये जो एल्गी शैवाल जो होती हैं, ब्लू, ग्रीन, रेड, ये सारी कलर की होती हैं। तो जब ये शैवाल हैं तो क्या करेंगी, प्रकाश संश्लेषण करेंगी, भोजन बनाएंगी। प्रकाश संश्लेषण करके क्या होता है, भोजन ही तो बनता है, भोजन बनाएंगी। और नीचे क्या होता है, कवक। तो ये कवक क्या करेगा, मिट्टी से खनिज पदार्थों को और पानी को लेगा तो किसको दे देगा, शैवाल को। शैवाल भोजन बनाता है, किसको देगा, जड़ों को। और जड़ों जो जड़ में दे देगा। जड़ में क्या होता है, कवक। अब ये कवक क्या है, जड़ से भोजन, ये कवक जड़ों से क्या लेगा, पानी घसीटेगा। घसीटने के बाद इस पानी को लेने के बाद किसको दे देगा, शैवाल को। मतलब शैवाल कवक को लाभ पहुंचा रहा है और कवक शैवाल को लाभ पहुंचा रहा है। दोनों को क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। दोनों जीव एक दूसरे के साथ रह रहे हैं और एक दूसरे को लाभ पहुंचा रहे हैं। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, सहोपकारिता। एग्जाम्पल में है लाइकेन, तो आप लोग को एग्जाम्पल भी लिखना है। अब हम लोग बात करते हैं सहभोजिता। क्या पढ़ने वाले हैं अब हम लोग, सहभोजिता, कमेंसलिज्म। ठीक है, तो देखिए ये कैसा संबंध है, ये दो जीवों के बीच का ऐसा पारस्परिक संबंध है जिसमें एक जीव को तो लाभ होगा लेकिन दूसरे जीव को ना तो लाभ होगा ना तो हानि, आराम से वो अपनी ज़िंदगी जीता है। इसे ही हम लोग कहते हैं सहभोजिता। क्या कहते हैं, सहभोजिता। दो जीवों के बीच का ऐसा पारस्परिक संबंध जिसमें एक जीव को तो लाभ होता है तथा दूसरे जीव को ना तो लाभ होता है ना ही हानि होती है, इसे ही हम लोग कहते हैं सहभोजिता। इसका एग्जाम्पल है एक अधिपादप। अधिपादप का नाम है ऑर्किड। ऑर्किड एक पौधा है जो कि पेड़ों पर रहता है। ऑर्किड क्या है, एक पौधा है जो कि पेड़ पर रहता है। पेड़ से क्या करेगा, देखिए ऑर्किड क्या है, पेड़ों पर रहता है। अब ये पेड़ों पर रह रहा है तो क्या है, पेड़ क्या हो गए, इसके लिए घर हो गए। लेकिन पेड़ के ऊपर रह रहा है तो पेड़ को कोई भी इससे असर नहीं पड़ता है। तो पेड़ को ऑर्किड के होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब ऑर्किड जो है उसको लाभ पहुंच रहा है क्योंकि पेड़ क्या है, उसके लिए घर है। लेकिन पेड़ के ऊपर रह रहा है तो पेड़ को ना तो लाभ हो रहा है उससे, ना तो हानि हो रही है। इसे क्या कहते हैं, सहभोजिता। मतलब एक को तो लाभ हो रहा है लेकिन पेड़ जो है उसको कोई हानि नहीं हो रही है, ना तो लाभ हो रहा है। एक को तो लाभ हो रहा है लेकिन दूसरे को ना तो हानि हो रही है ना तो लाभ हो रहा है। इसे ही हम लोग कहते हैं सहभोजिता। एग्जाम्पल में क्या है, ऑर्किड। याद कर लेना, बहुविकल्प में पूछा जाता है कि आम के पेड़ पर कौन सा अधिपादप रहता है, तो याद कर लेना ऑर्किड। कोई भी पेड़ हो या आम का पेड़ दिया जाए चाहे कोई भी पेड़ दिया जाए, याद कर लो ऑर्किड जो है पेड़ों पर रहता है। तो पढ़ेंगे ऋणात्मक पारस्परिक क्रिया क्या होती है। ऋणात्मक पारस्परिक क्रिया, ऋणात्मक से समझ में आ रहा आप लोग को हानि, ऋणात्मक से क्या समझ में आ रहा, हानि होगी। तो दो जीवों के बीच का ऐसा संबंध जिसमें एक जीव को तो लाभ होता है लेकिन दूसरे जीव को क्या, ऋणात्मक से आप लोग को समझ में आ रहा है हानि, हानि होती है। तो किसको हानि होगी, देखिए दो जीव के बीच का ऐसा संबंध जिसमें एक जीव को तो लाभ होता है लेकिन दूसरे जीव को क्या होती है, हानि। इसे ही कहते हैं पारस्परिक क्रिया, ऋणात्मक पारस्परिक क्रिया। दो जीवों के बीच का ऐसा संबंध जिसमें एक जीव को लाभ होता है और दूसरे जीव को क्या होती है, हानि। इसे ही हम लोग कहते हैं ऋणात्मक पारस्परिक क्रिया। और ऋणात्मक पारस्परिक क्रिया में क्या आती है, कंपटीशन, जिसे कहते हैं स्पर्धा या प्रतिस्पर्धा, या जिसे कहते हैं प्रतियोगिता। सेकंड आता है परभक्षण, जिसे कहते हैं प्रीडेशन। इसके बाद हम लोग देखेंगे परिजीविता क्या होती है। देखिए कंपटीशन से समझ में आ रहा होगा, ठीक है, कंपटीशन से आप लोग को समझ में आ रहा होगा प्रतियोगिता। तो वह पारस्परिक क्रिया जिसमें दो जीव जो हैं भोजन, आवास, प्रजनन और जीवन साथी के चयन के लिए आपस में क्या करते हैं, कंपटीशन करते हैं या प्रतियोगिता करते हैं। इसे ही हम लोग क्या करते हैं, स्पर्धा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्धा। जैसे ह्यूमन की बात करें तो बहुत सारे लोग जो हैं नीट, IIT, JEE, बहुत सारी UPSC, रेलवे, इन सब एग्ज़ाम में क्या करते हैं, कंपटीशन करते हैं, मतलब प्रतियोगिता करते हैं। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, इसके बाद एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है। तो एग्ज़ाम में तो देखिए लाखों लोग बैठते हैं, एग्ज़ाम में बहुत सारे लोग बैठते हैं, लेकिन जो लोग पास हो जाते हैं, उनकी नौकरी लग जाती है, तो उन लोग को तो लाभ हो गया। लेकिन जो साथ में और भी लोगों ने पेपर दिया था उनका नहीं निकला, तो उनको क्या होगी, हानि। ठीक है, एक साथ बैठे थे पेपर देने, जिसका सिलेक्शन हो गया उसको लाभ हो गया, जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ उसको क्या हुई, हानि। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, कंपटीशन। यही तो क्या है, कंपटीशन। आप लोग के स्कूल में भी प्रतियोगिता हुई होगी, तो कुछ लोग, जो लोग जीत जाते हैं उसको लाभ हो गया, खुश हो गया वो, और जो लोग नहीं जीते उसकी तो हार हो गई ना, तो उसको क्या होगी, हानि। इसे ही हम लोग कहते हैं कंपटीशन। ठीक है, तो स्पर्धा में तो आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगी, ये तो आप लोग को समझ में आ गया होगा।
देखिए स्पर्धा कितने प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ कंपटीशन। तो एक होती है अंतरजातीय स्पर्धा, दूसरी होती है अंतराजातीय स्पर्धा। अंतरजातीय क्या होती है, एक ही जीव के बीच में जब कंपटीशन चलता है तो उसे हम लोग कहते हैं अंतरजातीय स्पर्धा। और अंतराजातीय स्पर्धा क्या होती है, जब अलग अलग जाति के जीव आपस में कंपटीशन करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं अंतराजातीय स्पर्धा। कि सबसे पहले समझिए ये लोग कंपटीशन करते क्यों हैं, क्यों कर रहे हैं कंपटीशन। जीवन में क्या करना है, उनको खाना पीना चाहिए, रहने के लिए आवास चाहिए, प्रजनन भी करना है ताकि उनके बच्चे हों, और जीवन साथी के चयन करना है। तो इन सब के लिए क्या करते हैं, कंपटीशन करते हैं। मन आपस में ही क्या करते हैं, कंपटीशन करते हैं। जैसे एग्जाम में बहुत सारे लोग बैठते हैं, लाखों लोग बैठते हैं, तो वो क्या होगी, एक जाति होगी, ह्यूमन की क्या, ह्यूमन की क्या होगी, एक जाति होगी, वो लोग आपस में ही कंपटीशन कर रहे हैं। लेकिन अंतराजाति में क्या होता है, अलग अलग जाति के जीव अलग अलग होता है। जैसे समझ लीजिए ये कोई ह्यूमन है, ठीक है, ये ह्यूमन है, और यहाँ पे समझ लीजिए कोई शेर आ गया। आप लोग समझ जाना, ये शेर बना दिया मैंने ऐसे, ठीक है। ये कोई शेर है और ये ह्यूमन। तो ह्यूमन क्या करेगा, आपस में कंपटीशन कर रहा है। कैसे कंपटीशन कर रहा है, मतलब शेर को मारेगा, शेर को मारने के लिए इसके पास बंदूक है तो ये शेर को मारेगा। अब शेर क्या करेगा, ह्यूमन को खाने के लिए कंपटीशन कर रहा है कि मतलब शेर सोचेगा इसको मार के खा लें, और ह्यूमन क्या कर रहा है, हम शेर को गोली से उड़ा दें। तो इन दो अलग अलग जाति, मतलब ये आ गया, मतलब ह्यूमन किस में आ गया, अलग जाति में, और ये जो शेर है वो अलग जाति। तो दो अलग अलग जाति के बीच में जो कंपटीशन चलता है उसे ही हम लोग कहते हैं अंतराजातीय स्पर्धा। ह्यूमन सोचेगा, मतलब ये आदमी है, ये सोच रहा है कि शेर को मार दें, और ये शेर सोच रहा है इस आदमी को खा लें। तो यही क्या हो गया, अलग अलग जाति के बीच में स्पर्धा हो रही है, कंपटीशन हो रहा है, उसे ही कहते हैं अंतराजातीय स्पर्धा। ठीक है, देखिए परभक्षण क्या होता है, प्रीडेशन, पर मतलब पराय, भक्षण मतलब खा लेना, दूसरे को खा लेना, इसे कहते हैं शिकार। जब एक जीव दूसरे जीव को मार करके खा लेता है, जब एक जीव, जैसे जैसे ये क्या है, शेर, शेर किसको मार के खाएगा, इस आदमी को मार कर खा जाएगा। जब एक जीव दूसरे जीव को मार कर खा जाता है तो इसे ही क्या कहते हैं, परभक्षण कहते हैं। जब एक जीव दूसरे जीव को मार करके खा जाता है तो यही क्या होता है, परभक्षण, जिसे हम लोग कहते हैं शिकार। जीवों के बीच का वह संबंध जिसमें एक जीव दूसरे जीव को मार करके उसका भक्षण कर लेता है, भक्षण मतलब खा जाता है, उसका भक्षण करता है, उसे ही हम लोग कहते हैं प्रेडेशन, मतलब परभक्षण कहते हैं। परभक्षण का मतलब होता है शिकार। ठीक है, और अब हम लोग पहुंच गए हैं लास्ट टॉपिक के पास, जिसका नाम है परजीविता। फिर लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे मृतोपजीवी, सैप्रोफाइट्स। ठीक है, देखिए परजीविता क्या होती है, पर मतलब पराय, जीविता मतलब जीवन, दूसरे के ऊपर जीवन बिताना, यही क्या है, परजीविता। पैरासाइटिज्म, इसे क्या कहते हैं, देखिए कोई भी जीव दूसरे जीव के ऊपर रहेगा, मतलब दूसरे जीव के शरीर में रहता है, उससे भोजन बनाएगा, लेकिन जिसके अंदर वो रह रहा है उसको हानि पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है, इसे ही हम लोग कहते हैं परजीविता, पैरासाइटिज्म। जैसे एग्जाम्पल में बात कर लें, आपके हेयर की बात कर लें, तो आपके हेयर में क्या होती है, लाइसेस होती हैं, जुएँ होते हैं। तो वो जुएँ क्या करते हैं, आपके बालों से, सर से क्या करते हैं, खून को चूस लेते हैं। ठीक है, खून को चूस रहे हैं, मतलब वो अपना भोजन बना रहे हैं, तो उनको क्या हो रही है, लाभ हो रहा है उनको। लेकिन हम लोग के शरीर से जब वो खून चूस लेता है तो हम लोग को क्या हो रही, हानि। यही क्या है, परजीविता, मतलब दो जीवों के बीच का ऐसा पारस्परिक संबंध जिसमें एक जीव जो है दूसरे जीव के शरीर पर रहता है, उससे अपना भोजन बनाता है और उसे नुकसान पहुंचाता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, परजीविता। तो ऋणात्मक पारस्परिक क्रिया में क्या पढ़ा था हम लोगों ने, कि एक जीव को तो लाभ होगा, दूसरे जीव को हानि, मतलब जो जुएँ हैं उनको तो लाभ हो रहा है, लेकिन हम लोग को क्या हो रहा है, हानि हो रही है, मतलब नुकसान हो रहा है, इसे क्या कहते हैं, परजीविता। दूसरी एग्जाम्पल की बात कर लें, एग्जाम्पल में आप लोग यहाँ लिखना जुएँ, मनुष्य के सर में जुएँ। फिर दूसरी एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कोरोना वायरस आया था, ठीक है, कोरोना के टाइम पे कोरोना वायरस क्या कर रहा था, ह्यूमन की बॉडी में जा रहा था, उनसे अपना भोजन बना रहा था, साथ में रोग फैला रहा था। तो कोरोना वायरस को क्या हो रही थी, तो कोरोना वायरस को क्या हो रहा था, लाभ हो रहा था। लेकिन हम लोग को जो बीमारी कॉज कर रहा था तो हम लोग को क्या हो रही थी, हानि हो रही थी। कोरोना वायरस को लाभ हो रहा था, हम लोग को क्या हो रहा था, हानि हो रही थी। यही क्या है, परजीविता, मतलब वो हमारी बॉडी में रह रहा था, भोजन ले रहा था, साथ में हम लोग को हानि पहुंचा रहा था, यही होती है परजीविता, पैरासाइटिज्म। एंड अब हम लोग पढ़ लेते हैं कि मृतोपजीवी क्या होते हैं, सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं। ऐसे जीव जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें कहते हैं मृतोपजीवी जीव। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ब्रेड में क्या लग जाती है, फंगस, कवक लग जाती, फफूंद।
ठीक है। और अचार में भी देखा होगा आप लोगों ने, उसमें फफूंद लग जाती है। तो जीव मर गया था, उसके ऊपर रह करके उसने क्या किया, भोजन बनाया। तो मरे हुए ये सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन बनाते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं मृतोपजीवी जीव। एग्जाम्पल में है कवक, जिसे कहते हैं हम लोग फफूंद। कुछ हम लोग फॉर्मूले देख लेते हैं कि समष्टि घनत्व जिसे कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी को डी से शो करते हैं। तो डी बराबर होता है n/s, डी बराबर n/s। एन क्या होती है, जीवों की कुल संख्या। एस होता है सरफेस एरिया, मतलब एस होता है क्षेत्रफल। ठीक है। होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू।